दो लड़के जो कि पुलिस यूनिवर्सिटी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे, मगर एक दिन उनके सामने हो जाता है एक लड़की का किडनैप। और जब वो उस लड़की को बचाने के लिए किडनैपर्स के अड्डे तक पहुंचते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वो समझ रहे थे मामूली सी किडनैपिंग, वो दरअसल बहुत ही बड़ा और घिनौना रैकेट था। तो किडनैपर्स आखिर ऐसा क्या कर रहे थे, यही देखेंगे हम आज के मूवी मिडनाइट रनर्स में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। मूवी की शुरुआत होती है पुलिस एंट्रेंस सेरेमनी के साथ, जहां हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी 4 साल की पुलिस ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले अपने पेरेंट्स को बाय बोलते हुए देखते हैं, जिसके बाद उन सबको अपने अपने रूम्स में भेज दिया जाता है। और अगले ही दिन से उन सब की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां एक गलती करने पे भी उन्हें एक्सरसाइजेस को वापस से रिपीट करना पड़ता। अब ये ट्रेनिंग उन सब के लिए इतनी ज्यादा टफ थी कि पहले ही दिन उन सब की जान निकल रही थी। और ट्रेनिंग के फाइनल राउंड वाले दिन सारे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जो भी कैंडिडेट 1 घंटे के अंदर पहाड़ पे चढ़ के वापस से टाइम रहते नीचे आ जाएगा, सिर्फ उसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो ये रेस टाइम पे पूरी नहीं कर पाएगा, उन्हें वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। ये सुन सारे स्टूडेंट्स रेस के लिए बहुत ही जोश के साथ तैयार हो जाते हैं और रेस शुरू होते ही वो सब बहुत ही तेज भागना शुरू कर देते हैं। वहीं पुलिस एकेडमी में एडमिशन लेना कैंगी नाम के लड़के का भी सपना था, इसलिए वो भी बाकी कैंडिडेट्स को टक्कर देता हुआ अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहा था। मगर रास्ते में अचानक गड्ढा आने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था कि तभी उसे पीछे से पाक नाम का लड़का आता हुआ दिखता है। वो उसे देख अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, मगर उसकी हालत देख पाक उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी हेल्प करने के चक्कर में पाक भी रेस में हार जाता, इसलिए पाक वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे ज्यादा देख कैंगी उसे कहता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे हर हाल में एडमिशन चाहिए। और उसके साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की तो तुम जितना कहोगे मैं उतना नॉनवेज तुम्हें खिलाऊंगा। अब ये सुनते ही पाक 1 सेकंड के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके साथ ही वो उसे अपनी पीठ पे चढ़ा के भागना शुरू कर देता है। वहीं तब तक सारे कैंडिडेट्स अपनी रेस खत्म करके पहाड़ से नीचे आ चुके थे और ऑफिसर्स लास्ट 2 बचे कैंडिडेट्स का वेट कर रहे थे कि तभी उन्हें पाक और कैंगी दिखते हैं, जो वहाँ आके ऑफिसर्स को पूरी कहानी सुना देते हैं। उनकी बातें सुन ऑफिसर सारे कैंडिडेट से कहती है कि आप लोगों में से जिस किसी ने इन लोगों को रास्ते में देखा था वो अपना हाथ उठा ले। ऑफिसर की बातें सुन सारे कैंडिडेट्स अपना हाथ उठा देते हैं, जिसे देख ऑफिसर गुस्से में उन सबको कहती है कि हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें, मगर तुम सब मुसीबत में अपने बैचमेट को देख के भी उसे पीछे छोड़ाए, जबकि उसे तुम्हारी जरूरत थी। इसलिए ऑफिसर उन सबको सजा देते हुए कहती है कि तुम सब टाइम रहते यहाँ पहुँच तो गए, मगर टेस्ट में तुम सब फेल हो चुके हो, इसलिए अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो तुम्हें वापस से पहाड़ चढ़ के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आना होगा। ये कह के ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पाक की हंस की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसने तो मदद सिर्फ नॉन वेज के लालच में की थी, मगर इस इंसिडेंट की वजह से उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कुछ दिन बाद ही बाकी स्टूडेंट्स के साथ उन दोनों का भी पुलिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और इस तरह ट्रेनिंग करते हुए उनकी ट्रेनिंग के 4 साल में से 2 साल निकल जाते हैं। इसी दौरान एक बार प्रोफेसर यंग अपनी क्लास में बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि किडनैपिंग के मामलों में ज्यादातर औरतें और 13 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट बनाया जाता है, जिसके साथ ही वो स्टूडेंट्स को कहते हैं किडनैपिंग के मामलों में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ गायब हुए इंसान के बचने के चांसेस और भी कम होते चले जाते हैं। और अगर जवान लड़की के किडनैपिंग का मामला हो तो 7 घंटे बाद उसके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से 70% किडनैप हुई जवान लड़कियों का कत्ल तभी होता है। अब इस क्लास के बाद उन लोगों की सेल्फ डिफेंस की क्लास भी होती है, जहां ऑफिसर उन्हें काफी सारी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कैंगी और पाक प्लान कर रहे होते हैं कि उन्हें क्रिसमस पे क्या करना है, कि तभी वहाँ एक लड़का आके अपने फोन पे उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। अब उस लड़की की फोटो देख वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर वो लड़की उसे कहाँ मिली, मगर वो लड़का उन्हें बिना कुछ बताए उन्हें चिढ़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसे देख उनसे भी रहा नहीं जाता। इसलिए अगले ही दिन सेल्फ डिफेंस की क्लास में वो उसे प्रैक्टिस करने के बहाने मार मार के पूछते हैं कि आखिर वो लड़की उसे कहाँ मिली, और मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि वो लड़की उसे ऑक्टागन नाम के क्लब में मिली थी। अब क्लब का पता चलते ही दोनों उसी शाम को सच धज के क्लब में पहुंच जाते हैं, जहां इतनी सारी लड़कियों को देख के वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। मगर लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें एक भी लड़की वहाँ पे घास नहीं डाल रही थी। इनफैक्ट एक लड़की को जब
जब पता चलता है कि वो लोग पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो उन्हें कहती है कि पुलिस में क्यों जाना चाहते हो, गरीब के गरीब ही रह जाओगे। अब उस लड़की की ऐसी बातें सुन के वो दोनों क्लब छोड़ के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पाक कैंगी को कहता है कि क्या वाकई हमें पुलिस में जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो पुलिस में सिर्फ इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन पूरा होगा हम हमेशा के लिए पुलिस ऑफिसर ही बन के रह जाएंगे। उसकी बात सुन कैंगी उसे कहता है वैसे यूनिवर्सिटी तो मेरे लिए भी काफी बोरिंग है। यही बातें करते हुए वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फोन पे बात करते हुए दिखती है, जिसे देख दोनों ही अपने फ्यूचर की टेंशन छोड़ के फिलहाल अपने होश खो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अगर थोड़ी दूर जाके उस लड़की ने पलट के देखा तो वो भगवान की तरफ से उनके लिए इशारा है। लकीली लड़की थोड़ी आगे जाके उन्हें वाकई में पलट के देख लेती है, जिसे देख वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि भगवान का वो इशारा उन दोनों में से किसके लिए था। यही तय करने के लिए दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं कि वहीं दूसरी तरफ एक कार लड़की के पीछे से आके उसे किडनैप कर लेती है। वहीं जैसे ही गेम खत्म होता है और वो लड़की की तरफ देखते हैं तब वो किडनैप हो रही थी। ये देख वो दोनों भागते हुए किडनैपर्स की कार का बहुत देर तक पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद कार मेन रोड पे मुड़ जाती है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल था। इसलिए अब वो थक हार के पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, जहाँ उन्हें पुलिस एकेडमी 99 का एक सीनियर मिल जाता है, जो उन्हें बताता है कि वो लोग चीफ के स्पेशल ऑर्डर पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के किडनैप हुए पोते को ढूंढने जा रहे हैं। इसीलिए वो उन्हें कहता है मैं एक बार ये इन्वेस्टिगेशन कर लूं, तब तक तुम यहीं पे मेरा वेट करो। अब ये सुन वो एकेडमी में सीखी हुई बात उसे कहते हैं कि अगर कोई भी लड़की किडनैप हो जाए तो 7 घंटे बाद उसके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। जिसे सुन पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि एकेडमी में तुम्हें सिखाया तो सही जा रहा है, मगर हर चीज से पहले सीनियर का ऑर्डर मानना ज्यादा जरूरी होता है। ये कह के ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। वो जानते थे कि पुलिस के वापस आने तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं करा तो वो लड़की पक्का मारी जाएगी। इसलिए वो एक बार दोबारा उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उस लड़की का किडनैप हुआ था, ताकि शायद उन्हें उस जगह कोई सबूत मिल सके। और थोड़ी देर तक रोड पे ढूंढने के बाद वहाँ पे उन्हें एक बैग पड़ा हुआ दिखता है, जो कि उन्होंने लड़की के हाथ में भी देखा था। अब जब वो उस बैग को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर खाना रखा था, मगर उस बैग को और चेक करने पे उन्हें कोई भी रेस्टोरेंट का बिल नहीं दिखता। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो उस रेस्टोरेंट का एड्रेस ढूंढे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि वो लड़की डेली ऑफिस से घर जाते वक्त उस रेस्टोरेंट से खाना लेती हो। दरअसल उनका सोचना भी सही था, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने एरिया में से ही खाना खरीदते हैं। अब जब उन्हें बिल नहीं मिलता तो वो एक एक करके सारे रेस्टोरेंट्स पे जाके उन्हें खाना दिखा के पूछते हैं कि क्या वो खाना उनके रेस्टोरेंट का है, मगर खाना देख के उन्हें हर रेस्टोरेंट मना कर रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और तकरीबन 8-10 रेस्टोरेंट के बाद फाइनली उन्हें वो रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसका वो खाना था। वो रेस्टोरेंट की ओनर को लड़की का हुलिया बता के पूछते हैं कि क्या वो उसे जानती है, जिसे सुन औरत कहती है कि वो लड़की अक्सर उनके यहाँ आती है। उसे ये तो नहीं पता था कि वो लड़की रहती कहाँ है, मगर उसे ये जरूर पता था कि वो जॉब कहाँ करती है। उससे एड्रेस लेके वो उस लड़की की जॉब करने वाली जगह पे पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो जहाँ जॉब करती है वो एक इलीगल मसाज सेंटर है। फिर भी हिम्मत करके कैंगी मसाज सेंटर के अंदर जाता है और पाक बाहर खड़ा होके पुलिस पे नजर रखता है। वहीं कैंगी मसाज सेंटर के अंदर एक लड़की से मिलता है। जब वो उसे किडनैप हुई लड़की का हुलिया बताता है तो उस लड़की का कहना था कि किडनैप हुई लड़की का नाम युनजंग है, जो कि काफी साल पहले ही अपने घर से भाग के यहाँ पे आई थी, क्योंकि उसके स्टेप डैड उसे शराब पी के मारा करते थे और फिलहाल वो उसी दोस्त के साथ रहती है जिसके साथ वो भाग के वहाँ से आई थी और उस लड़के का नाम गनयंग है। अब उस लड़की से एड्रेस लेके वो सीधे युनजंग के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें गेट पे गनयंग मिल जाता है। उसे देख जब वो बताते हैं कि युनजंग किडनैप हो चुकी है, ये सुनते ही गनयंग वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब उसे भागता देख वो लोग भी उसका पीछा करते हैं और थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उसका मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें मैसेजेस देखने पे उन्हें पता चलता है कि उसने पैसों के लालच में युनजंग को बेच दिया है, और वो भी सिर्फ $1000 के लिए, जो कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 85,604 रुपीस होते हैं। उससे पूछताछ के दौरान उन्हें गनहो नाम के आदमी का पता चलता है, जिससे उसने युनजंग का सौदा किया था। गनयंग उन्हें बताता है कि गनहो नाम का गुंडा उन्हें अभी फिलहाल लैम कबाब नाम के रेस्टोरेंट पे मिलेगा। अब उससे एड्रेस लेके वो फौरन लैम कबाब नाम के रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं,
जहाँ रेस्टोरेंट के अंदर उन्हें कुछ गुंडे बैठे हुए दिखते हैं। वो लोग अपने साथ गनयंग का फोन भी ले आए थे, जिसे अनलॉक कर वो उस नंबर पे कॉल करते हैं जिससे गनयंग के पास मैसेजेस आए थे। लकीली वो कॉल वहाँ बैठे एक गुंडे के पास जाती है और जैसे ही वो फोन उठाता है पाक जल्दी से फोन काट देता है, लेकिन कॉल कटने पे वो गुंडा वापस से कॉल बैक कर देता है, जिसकी वजह से पाक के पास गनयंग का फोन रिंग करने लगता है, जिसे वो गुंडा भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो गुंडे उन दोनों को डराते हुए पूछते हैं कि वो कौन है और गनयंग का फोन उनके पास क्या कर रहा है। अब थोड़ी देर तक तो वो उनका मारना चुपचाप सहते रहते हैं, मगर जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वो उल्टा गुंडों को ही मारना शुरू कर देते हैं। अब भले ही वो पुलिस ऑफिसर ना बने हो, लेकिन पिछले 2 साल की ट्रेनिंग ने उन्हें काफी कुछ सिखा दिया था, इसलिए बड़े ही आराम से वो एक एक कर सारे गुंडों को पीट देते हैं। जिसके बाद वो एक गुंडे से पूछते हैं कि युनजंग कहाँ है, जिसे सुन वो आदमी उन्हें पास की एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग में लेके जाता है। जब वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आए तो सिर्फ युनजंग को ढूंढते हुए थे, मगर वहाँ बहुत सारे रूम्स थे जिनके अंदर और भी लड़कियां कैद थी, जो उन्हें देख के उन लोगों से उन्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। जिसे सुन वो लोग एक गेट खोल के जब रूम के अंदर घुसते हैं तो वहाँ उन्हें एक बहुत ही छोटी बच्ची दिखती है, जिसे काफी तेज फीवर था। पाक बच्ची को देख गुंडे से पूछता है कि आखिर इन सब लड़कियों को यहाँ पे कैद क्यों कर रखा है, जिसपे वो साई को हंसते हुए कहता है कि हम इन लड़कियों को ड्रग्स दे के इनकी बॉडी से मल्टीपल टाइम्स एग्स निकालते हैं। जिसे सुन वो एक बार दोबारा उस गुंडे को मारता है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो इतनी सारी लड़कियों को एक साथ बाहर ले जा सके, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो सबसे पहले छोटी बच्ची को बाहर लेके जाएंगे और फिर दूसरी बार वो पुलिस को साथ में लाके बाकी लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। ये सोच के वो बच्ची को वहाँ से लेके बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ पे और भी गुंडे आ जाते हैं। उन गुंडों को देख के पाक और कैंगी पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो पूरी तरह से ट्रेंड ऑफिसर तो थे नहीं, इसलिए थोड़ी देर तक तो वो उनसे लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद गुंडे उन्हें बहुत मारते हैं, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है तो वो एक कमरे के अंदर लटके हुए थे, जिसे देख पाक सीलिंग पे पैर लगा के अपने हाथ खोलता है और फिर वो कैंगी को भी उसके हाथ खुलवाने में हेल्प करता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से भागने के लिए रूम का गेट खोलते हैं, उन्हें दूसरे रूम में जमीन के ऊपर गुंडे सोते हुए दिखते हैं, जिन्हें देख वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पाक की वॉच में अलार्म रिंग करने लगता है, जिसे सुन वहाँ पे सारे गुंडे उठ जाते हैं। अब इससे पहले वो गुंडे उन्हें पकड़ते, वो लोग जल्दी से भागते हुए बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें भागता देख गुंडे भी उनका पीछा करते हैं और वो लोग तब तक उनका पीछा करते रहते हैं जब तक रास्ते में पाक और कैंगी एक पुलिस स्टेशन में घुस नहीं जाते। वो दोनों वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को देख के उसे बताते हैं कि कैसे पास की एक बिल्डिंग में गुंडों ने बहुत सारी लड़कियों को कैद कर रखा है, जिसके साथ ही वो ऑफिसर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर ऑफिसर उन्हें कहता है कि पहले आपको अपनी आईडी दिखानी होगी, लेकिन उनका आईडी कार्ड, फोन और वॉलेट सब कुछ गुंडों ने छीन लिया था, जिसपे ऑफिसर कहता है कि बिना आईडी कार्ड के वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब इस बात पे उन लोगों की ऑफिसर से बहस हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पुलिस अभी टाइम से नहीं पहुंची तो वो लड़कियों को कहीं और ले जाएंगे। उन्हें इतना ज्यादा गुस्से में देख ऑफिसर उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेता है। फिर अगले दिन पुलिस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर यंग उन दोनों को छुड़वाने आते हैं और छूटते ही वो प्रोफेसर को सारी कहानी बता देते हैं, जिसके बाद वो प्रोफेसर को उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ रात को लड़कियां कैद थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूरी बिल्डिंग खाली थी, लेकिन वहाँ रूम के अंदर उन्हें खून से सनी हुई चीजें दिख जाती हैं, जिसे देख प्रोफेसर उन्हें कहता है कि ये मामूली बात नहीं है और इस मामले के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से बात करनी होगी। लेकिन ऑलरेडी उनके पास काफी सारे केसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने में ही उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिसे सुन कैंगी कहता है कि मगर आपने ही हमें कहा था कि किडनैपिंग के मामले में सबसे जरूरी टाइम होता है, जिसपे प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर उनके पास और भी केसेस होते हैं हैंडल करने के लिए। अब ये सुन वो प्रोफेसर को किडनैप करने वाली एसयूवी का नंबर देके कहते हैं अगर ये मिल गई तो उन्हें पकड़ना काफी आसान होगा। जब प्रोफेसर कॉल करके कार के बारे में डिटेल पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस नंबर प्लेट पे कोई भी कार रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए मैन्युअली ही सीसीटीवी देखने पे पता चलेगा कि वो कार कहाँ गई थी। लेकिन ऐसा करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा,
अब ये कह के प्रोफेसर उन्हें डांट के वापस से यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। अब वो दोनों प्रोफेसर की डांट सुन के वापस तो आ गए थे, मगर उनका दिमाग अभी भी उन्हीं लड़कियों में लगा हुआ था। इसीलिए वो उन्हें पहले ट्रेनिंग दे चुकी एक ऑफिसर को कॉल करके कहते हैं कि एक एसयूवी ने हमारे दोस्त का एक्सीडेंट कर दिया है। पर जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि कार रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए अगर आप मैन्युअली सीसीटीवी चेक कर देंगी तो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जिसे सुन ऑफिसर उनसे कुछ दिन का टाइम मांगती है और जब कुछ दिन रुकना ही था तो वो इसी बीच अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देते हैं ताकि इस बार वो उन गुंडों को पीट के उन लड़कियों को बचा सके। इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करके खुद को ट्रेन करते हैं और इसी बीच एक दिन ऑफिसर कॉल करके उन्हें कहती है कि उन्हें एसयूवी का पता चल चुका है, जिसके साथ ही वो उन्हें एक एड्रेस देती है जो कि एक हॉस्पिटल का था। साथ ही वो ये भी बताती है कि कार को एक एसयूवी फॉलो कर रही थी जिसपे एच फर्टिलिटी क्लिनिक लिखा हुआ था। ये सुन वो दोनों समझ जाते हैं कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ लड़कियों के एक्स निकाले जाते हैं। वहीं हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही अमीर कपल को युनजंग का झूठा प्रोफाइल बता रहा होता है कि उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने एक्स को खुद ही डोनेट करा है। बेसिकली इन गुंडों का काम था अंडर एज लड़कियों को किडनैप करके उन्हें ड्रग्स देके उनके एक्स को बैक टू बैक निकालना, जिससे वो उन्हें मार्केट में बहुत ही मोटे दामों पे बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सके। दूसरी तरफ कैंगी और पाक भी गुंडों को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल की पार्किंग में उनका आमना सामना गुंडों से हो जाता है, जहां उन लोगों के बीच में बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है। अपनी टफ ट्रेनिंग की वजह से वो इस बार गुंडों से नहीं पिटते, बल्कि वो एक एक करके सारे गुंडों को पीट देते हैं, जिससे इस बार गुंडे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक और गुंडा मिलता है जो कि बाकी गुंडों के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उससे लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उसे जमीन पे पटकते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो दोनों उसके हाथ पैर बांध के ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागते हैं, जहाँ वो देखते हैं एक्स निकालने के लिए एक लड़की का ऑपरेशन होने वाला था। वो डॉक्टर को देख के उसे थप्पड़ मार के बेहोश कर देते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें बाकी की लड़कियां भी मिल जाती हैं। अब इतनी लड़कियों को वो अकेले तो बचा नहीं सकते थे, इसलिए वो प्रोफेसर को कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर में लड़कियों को बचाने के लिए वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। अब ऑल्दो उन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया था, मगर पुलिस यूनिवर्सिटी के भी खुद के कुछ रूल्स होते हैं जो कि उन लोगों ने दबा के तोड़े थे। इस वजह से उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें आधे ऑफिसर उन्हें रूल्स तोड़ने की वजह से निकलवाना चाह रहे थे। वहीं आधे ऑफिसर्स का कहना था कि वो दोनों आगे चल के पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं, इसलिए अगर अभी हम उन्हें सजा देंगे तो आगे से कोई भी हिम्मत नहीं दिखाएगा। जब फाइनल डिसीजन के लिए प्रोफेसर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने ही उन्हें सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करना उनका पहला फर्ज है। अब इस बात पे फैसला होता है कि उन दोनों को निकाला नहीं जाएगा, मगर उन्हें अपना 1 साल सजा के तौर पे रिपीट करना होगा। जिसे सुन वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब फाइनली वो दिल से पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। जिसके बाद हम मूवी के एंड में देखते हैं कि युनजंग उनसे मिलने के लिए आती है और वो उनके गले लग के उन्हें थैंक्स कहती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।